हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। पंचायती राज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिहार बीपीएससी ट्री 4 इन सब में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। झारखंड में जेपीएससी में और भी जितने भी सब एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। तो सब एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज के बारे में आप सुनिए और समझिए। आपको मैं बेसिक से बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संसद भवन में, पार्लियामेंट में सांसद लोग बैठे और देश को कैसे चलाना है, देश में कैसे विकास करना है, वो अपना रूल रेगुलेशन वो अपना वहाँ तय करते थे। राज्यों में विधानसभा में एमएलए बैठकर राज्य की को कैसे चलाना है ये तय करते थे। लेकिन राज्य में जो राजधानी में बैठते थे एमएलए और संसद भवन में जो देश की राजधानी में बैठते थे सांसद, वो उन्हें यह समझ नहीं आता था कि गाँव का विकास कैसे हो। क्या गांव में नालियों का विकास कर, नालियों को कैसे सही किया जाए, गांव की सड़कों को कैसे सही किया जाए, वहां तक पहुंचना उनके लिए थोड़ी मुसीबत थी। क्योंकि भारत में हजारों गांव हैं और हजारों गांव की अलग अलग समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। अब कोई राजधानी में बैठा व्यक्ति उन हजारों गांवों की हजारों समस्याओं को कैसे समझ सकता है, ये थोड़ा पॉसिबल सा नहीं था। जिस कारण से ऐसा सोचा गया, समझा गया कि गांवों का विकास के लिए, जो भारत में हजारों गांव हैं उनके विकास के लिए अगर कोई लोकल व्यक्ति वहीं का, उसी गांव का, उसी पंचायत का कोई व्यक्ति नेतृत्व करता है, आगे आता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी सोच के साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम को लाया गया। क्योंकि इसकी नीड, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी नीड क्यों पड़ी, कि पंचायती राज को लाया, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नीड क्या, क्यों नीड हुई कि एक मुखिया भी होना चाहिए, ऐसी नीड क्यों आई, सरपंच होना चाहिए, ऐसी नीड क्यों हुई ये मैंने आपको बताया कि सेंटर में जो बैठे लोग हैं, राजधानी में जो बैठे लोग हैं फ्रेंड्स, वो समस्याओं को नहीं समझ सकते जो लोकल लोग समझ सकते हैं। वो वहां तक पहुंच नहीं सकते। हजार तरह की समस्याएं, हजारों गांव हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर इसी में उलझे तो फिर देश की समस्याएं, सीमा, देश की हमारी जो सीमा है उसकी समस्याएं, फॉरेन पॉलिसी और भी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, इसे भी तय करना है, इसे कौन देखेगा। तो इस प्रकार जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सोचा गया कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाया जाए, गाँव का विकास कैसे किया जाए। तो उसके लिए जो पहला कदम उठाया गया है वो फर्स्ट कदम जो है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो पहला कदम उठाया गया वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में ये इसलिए लाया गया था फ्रेंड्स कि गांवों का विकास हो, गांव के लोग इसमें भागीदारी करें और उनकी हेल्प से कि क्या होना चाहिए आपके गांव में, क्या सुधार होना चाहिए, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सब को से राय लेकर गांव का विकास किया जाए। तो उसके लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जो पूरे भारत में हर गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम लाया गया था फ्रेंड्स। लेकिन इसमें कुछ कमियां रही। जिस उद्देश्य के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी वो सफल नहीं हो पाया। एग्जाम्स के लिए मैं बता दूं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एग्जाम में पूछता है कि हाँ वो कब आया था, 1952, यह ध्यान में रखिएगा। तो ये इसकी कमियां रही कि ये जिस उद्देश्य के साथ लाया गया था वो पूर्ण नहीं कर पाया, गांव का विकास वो उस स्तर पर नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी समस्या कि गांव के लोग इसमें
इस प्रोग्राम के तहत अपनी जन भागीदारी जो पीपुल्स पार्टिसिपेशन हुआ ही नहीं इसमें। ये अधिकारी जो थे उनका प्रोग्राम बनकर रह गया, गांव के लोगों का प्रोग्राम बन ही नहीं पाया, जिस कारण से ये असफल तो नहीं कहेंगे, बट जो इसका उद्देश्य था उसमें ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। कोई भी योजना असफल तो नहीं होती, लेकिन पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। तो फिर इसमें क्या होना चाहिए सुधार या क्या कमियां रही, उसको देखने के लिए नेक्स्ट जो है वो लाया जाता है आपका बलवंत राय मेहता समिति। एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ये आपका है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आया है, जो इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करता है। और समीक्षा कर बलवंत राय मेहता समिति बताती है कि इस प्रोग्राम में जन भागीदारी की कमी थी। पीपल्स पार्टिसिपेशन जो गांव में होना चाहिए था, गांव के लोगों को कनेक्ट होना चाहिए था इस प्रोग्राम के साथ, वो नहीं दिखा। इसलिए बलवंत राय मेहता समिति ने नेक्स्ट क्या उपाय सुझाया, इन्होंने कहा इस समिति के थ्रू कि थ्री टायर व्यवस्था होनी चाहिए गांव के विकास के लिए, जिसमें ग्राम पंचायत पहला क्या है, ग्राम पंचायत, थ्री टायर जो व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया है 1957 में, उसमें पहला क्या है, ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, एंड थर्ड इज जिला परिषद। ग्राम पंचायत समिति एंड थर्ड इज जिला परिषद। तो ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 में उन्होंने कहा कि ये ऐसे अगर आप थ्री टायर करेंगे, एक व्यवस्था लाएंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, तो गांवों का विकास संभव है, इस व्यवस्था को अपनाइए। तो ये आया बलवंत राय मेहता समिति। और नेक्स्ट है आपका अशोक मेहता समिति। ये 1977 में अशोक मेहता समिति, ये अलग अलग समिति बनाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसलिए कि पंचायतों का गांव का विकास कैसे किया जाए। मेन उद्देश्य बस यही है, गांव का विकास, क्योंकि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो भी वही था, उसमें भी कमियां दिखी। फिर आया आपका बलवंत राय मेहता समिति, तो इसके थ्री टायर इसे अपनाया जाता है, फिर थ्री टायर ये दिए। फिर आया अशोक मेहता समिति 1977 में आया। फिर आता है आपका जीवी के राव समिति, ये आया 1986 में, जीवी के राव समिति। फ्रेंड्स, तो इतने सारे समिति आए हैं, सब पंचायती राज से संबंधित है। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को मिलता है। इसी के तहत
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा जो पंचायती राज को किसके थ्रू मिला? एलन सिंघवी समिति के थ्रू। तो इतने सारे समिति के थ्रू पंचायत को कैसे सुदृढ़ किया जाए, गांव को कैसे सुदृढ़ किया जाए, बस इसकी एक योजना बनाई जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये सब समितियों के बारे में मैंने आपको बताया, उसका एक सीक्वेंस आप याद रखें। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राजस्थान का एक राज्य है जो आप जानते ही होंगे। सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज सिस्टम जो है, जो सिस्टम आज देश में है, उसको सबसे पहले जमीन पे उतारा गया था राजस्थान। पहला राज्य यही जहां पंचायती राज को जमीन पे उतारा गया। तो ये भी आप याद रखेंगे कि सबसे पहले कहाँ? तो राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको और दूसरी बातें बताता हूँ कि ये कब आया, कब हुआ। 1992 में 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट इन 1992 में पंचायती राज, इसी अमेंडमेंट के तहत संविधान में अमेंडमेंट करते हुए इसे संविधान में जगह दी गई कि हाँ, सभी राज्यों में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। लेकिन कुछ इसमें है एक प्रावधान, जहाँ जिस राज्य का पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, जिस राज्य का पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, वहाँ पे 3 टायर जो व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, वहाँ पे उसको मैंडेटरी नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 20 लाख से एभव अगर है जिस राज्य की जनसंख्या, वहाँ पे मैंडेटरी है कि 3 टायर व्यवस्था आपको करनी है। मतलब पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों होना चाहिए। लेकिन जहाँ 20 लाख से कम है वहाँ मैंडेटरी नहीं है। कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे है, और नहीं भी करेंगे सब आपकी इच्छा पे है, नॉट मैंडेटरी। तो ये चीज अभी आपको ध्यान में रखना है। 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज सिस्टम जो है वो इफेक्टिव हो गया देश में। अमेंडमेंट होता है 1992 में, लेकिन 24 अप्रैल 1993 से इफेक्टिव हो जाता है पूरे देश में। यहाँ अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी स्थापित है। एक वर्ड आपने सुना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में विकेंद्रीकरण। इसका एक उद्देश्य है विकेंद्रीकरण, मतलब पावर का विकेंद्रीकरण। जैसे पावर अगर एक ही जगह रहेगा, जहां एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो तानाशाही हो सकता है और विकास में भी बाधाएं आएंगी। इतना बड़ा देश, एक ही जगह पावर सेंटर है, तो विकास में भी बाधाएं आएंगी। तो इस पावर को क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया? सेंट्रल गवर्नमेंट से बना दिया स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया पावर। उसके बावजूद भारत एक विशाल जनसंख्या है और काफी डेंसिटी है यहाँ पे, तो उसको देखते हुए इस पावर को और भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन इसको बोलते हैं, विकेंद्रीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो गया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत कौन क्या क्या आता है? एक आता है म्युनिसिपैलिटीज एंड दूसरा पंचायत। म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो ये पंचायती राज सिस्टम का एक विशेषता यही है कि राजनीतिक ताकत जो है वो गांव तक पहुंचे, उनकी भी जनभागीदारी हो, राजनीति में उनकी भी भागीदारी हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये किसके अंतर्गत आ गया? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म
संघवाद। संघवाद क्या होता है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, उसी को संघवाद बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। तो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताता हूँ। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको एक कितना आज अभी 22 भाग हैं, जिसे पार्ट बोलते हैं, 22 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो 12 शेड्यूल है टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में और 22 भाग हैं। तो इसको किस भाग में और किस शेड्यूल में जगह दी गई ये आप जान लीजिए। तो पंचायती राज को कहाँ मिला? पार्ट 9 में इसे जगह मिली है, ये आप ध्यान रखेंगे। पार्ट 9 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक फ्रेंड्स? आर्टिकल 243 से 243O, 243 से 243O। ये आपका T4 का जो एग्जाम होने वाला है बिहार में, T4, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इससे क्वेश्चंस एकदम कंफर्म आते हैं। तो आप ध्यान रखिए, पार्ट 9 पंचायती राज, आर्टिकल 243 टू 243O, ये यहाँ से यहाँ तक आर्टिकल है। शेड्यूल अगर आपसे मैं पूछूं कि कितना शेड्यूल, तो 11th शेड्यूल में है, 11th शेड्यूल में है। इसमें सब्जेक्ट हैं वो भी आप ध्यान रखें, 29 सब्जेक्ट्स। कितना सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं। ये आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो आर्टिकल 243 तो इतना 11th 29 सब्जेक्ट्स भी आप ध्यान में रख सकते हैं। क्या क्या आता है इसमें? बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सब आपको स्टेट में आएगा, पंचायत में आएगा। एग्रीकल्चर और हेल्थ, ये सब आपको इसमें 29 सब्जेक्ट्स में है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, रिजर्वेशन जितने भी इसमें, या मुखिया का पद हो या कोई भी पद, जितने भी पद इसमें आते हैं पंचायत के अंतर्गत, उन सभी पदों में टोटल पदों का 1/3 जो होगा फ्रेंड्स रिजर्व होगा, 1/3 रिजर्व फॉर विमेन, मिनिमम 1/3 रिजर्व फॉर विमेन। मैक्सिमम आपको राज्य सरकार पे निर्भर करता है कि मैक्सिमम कितना महिलाओं को रिजर्व सीट दे सकती है। जैसे बिहार में कितना है? 50% रिजर्व है, तो वो राज्य सरकार पे निर्भर करता है। लेकिन जो रूल है वो है आपका मिनिमम 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन। एंड SC और ST के लिए अकॉर्डिंग टू दियर इनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनको रिजर्वेशन SC ST को दिया गया है, जितना पॉपुलेशन होगा उस अकॉर्डिंग, और महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जानना है, इम्पोर्टेंट है कि क्या रिजर्वेशन कितना है, SC ST के लिए क्या है। तो ये पंचायती राज सिस्टम से 24 अप्रैल 1993 को से इफेक्टिव है। सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। कौन कौन सी समितियां हैं वो मैंने आपको बताया। फॉलो कौन सा हो रहा है? तो बलवंत राय मेहता समिति 3 टायर का उन्होंने दिया था, तो उसका तो अशोक मेहता 2 टायर उन्होंने दिया था, लेकिन फॉलो जो हो रहा है 3 टायर का हो रहा है। हाँ, और 20 लाख से अगर कम जनसंख्या है जिस राज्य की, तो उस राज्य में मैंडेटरी नहीं है कि 3 टायर सिस्टम को लागू किया जाए, वो राज्य सरकार अपना देख लेगी। तो ये सारे चीजें बेसिक्स जो हैं, और जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 243 से 243O तक इसका आर्टिकल है। शेड्यूल 11 शेड्यूल में है, 29 सब्जेक्ट है, पार्ट 9 है। तो ये सब चीजें इसके बेसिक्स हैं जो आप सबको जानना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो आप जरूर बताएं, इंतजार रहेगा। नमस्कार।